वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार मेरे फेस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में भूमि में मूलित वस्तुएं थिंग्स रूटेड इन द अर्थ को मैंने अच्छे से डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज वाले वीडियो में भूनिविष्ट वस्तुएं थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं। भूमूलित वस्तुओं का मतलब यहाँ पे वैसी वस्तुओं से है जो ज़मीन से इस कदर जकड़ी और जुड़ी हुई होती है कि अपने इस कदर जुड़े और जकड़े रहने की वजह से वो भूमि का एक हिस्सा बन जाती है, और वैसी ही चीज़ें भूनिविष्ट वस्तुएं कहलाती है। जैसे भवन, मकान, दीवारें, और इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं। जहाँ पर किसी चीज़ को ज़मीन के सतह पर रख कर हम भर देते हैं, और भरने के पीछे या फिर उसको धंसा देते हैं ज़मीन में, और धंसाने के पीछे मेरा या हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम उस चीज़ को वहाँ से फिर कभी नहीं निकालेंगे। तो ऐसा सोच के अगर हमने उसको वहाँ धंसाया है या गाड़ा है तो फिर वो क्या कहलाएगी? भूनिविष्ट वस्तुएं, एम्बेडेड इन द अर्थ। लेकिन हमने वहाँ पर उसको धंसाया है या गाड़ा है और उसके पीछे हमारी ऐसी कोई सोच नहीं है कि हम उसको कभी नहीं निकालेंगे, तो वहाँ पर वो चल संपत्ति हो जाएगी। और चल संपत्ति हो जाएगी तो वो थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ में शामिल ही नहीं होगी। तो यहाँ पे इंटेंशन बहुत मैटर करता है, और यहाँ पे ही नहीं, लॉ के हर सब्जेक्ट में इंटेंशन हर जगह बहुत मैटर करता है, क्योंकि एक इंटेंशन वर्ड यूज़ होने से ही मायने बदल जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण भी मैं बताना चाहूँगी आप लोग को कि जैसे कोई भारी पत्थर है, कोई वज़नी पत्थर जो अपने हेवी वेट की वजह से धरती में धंस गया, 2-3 फीट नीचे वो गड़ गया, अपने आप ही चला गया, तो वहाँ पे वो चीज़ अपने आप ही धंस गई है, हमने उसे धंसाया नहीं है। तो जो चीज़ अपने आप ही धंस गई है अपने हेवी वेट के नीचे 2-3 फीट नीचे, तो हेवी वेट की वजह से 2-3 फीट नीचे, तो वहाँ पे वो चल संपत्ति कहलाएगी, क्योंकि वहाँ पे उसको धंसाने के पीछे ना ही मेरा इंटेंशन यूज़ हुआ है और ना ही मैं उसको धंसाना चाहती थी, वो खुद ही वहाँ चली गई है, इसलिए वो चल संपत्ति कहलाएगी। वो भूनिविष्ट वस्तु में नहीं आएगी, और वो चल संपत्ति है, इसलिए वो अचल संपत्ति भी नहीं कहलाएगी। और कानून का भी यही नियम है कि कोई भी चीज़ जो है धरती से आबद्ध है, जुड़ी हुई है, जकड़ी हुई है, तो वो धरती का हिस्सा ही बन जाती है। बस ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि उसको गाड़ने के या वो गड़ गई है या हमने उसको गाड़ा है या धंसाने के पीछे हमारा कोई इंटेंशन था या नहीं था, बस यही यहाँ पे बात ध्यान में रखनी है। अब कैसे पता लगाएं कि कोई चीज़ थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ है या नहीं? तो फिर वो उसके वाद की प्रकृति पर डिपेंड करता है। जैसा वो केस है उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि उसको इंटेंशन के साथ वहाँ रखा गया है या फिर वो अपने आप ही उसमें चली गई है। और यहाँ पे वाद की परिस्थिति क्या होती है? वाद की परिस्थिति मतलब कि जिस सीमा तक हमने उसको गाड़ा है या वो जिस सीमा तक गड़ गई है, और दूसरा कि गाड़ने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था। ये दो बातें जो है वाद की प्रकृति को बता देगी कि कोई चीज़ जो कि ज़मीन के अंदर धंसी हुई है उसको गाड़ने के पीछे उद्देश्य क्या था, क्या वो खुद गड़ गई है, और वो गई है तो किस सीमा तक अंदर चली गई है, या फिर हमने उसको किस सीमा तक अंदर गाड़ा है। और अगर हमने गाड़ ही दिया है और मेरा इंटेंशन उसको कभी नहीं निकालने का है, तो फिर वो अचल संपत्ति ही रहेगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो ज़मीन में उस तरह से जकड़ी और जुड़ी हुई होती है, मतलब हमने ही उसको जोड़ा होता है, लेकिन हम जब उसको निकालते हैं तो फिर उसको नुकसान हो सकता है। तो वैसी चीज़ें जो कि बिना नुकसान के निकाली नहीं जा सकती, तो उसको वहाँ पर छोड़ देने में ही भलाई है। और फिर कहा जाता है कि वो शाश्वतता के काल तक, यानी कि हमेशा के लिए फिर वो वहीं रह जाएंगे। इसका भी एग्जाम्पल है, जैसे थिएटर में जब हम फिल्में देखने जाया करते थे और जिस सीट पर बैठकर हम देखा करते थे, तो वो जो है ज़मीन से जकड़ी हुई और जुड़ी हुई ही होती थी। उसको वहाँ से निकालने का ना उन लोगों का एम होता था, और ना वो लोग कभी वहाँ से उसको निकालते थे, क्योंकि निकालने के लिए उसको वहाँ पर सेट किया ही नहीं गया था। तो अगर वो उसको निकाला भी जाएगा तो फिर उसका नुकसान हो सकता है, उसमें कुछ खराबी आ सकती है, वो टूट फूट सकती है, तो उसको वहीं रख देने में ही भलाई है। और जब वो वहाँ हमेशा के लिए रह गई तो वो भूनिविष्ट वस्तुएं कहलाई और वो अचल संपत्ति में काउंट होने लगेगी। फिर थिएटर की सीट के अलावा हम
एक और एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं इसको समझने के लिए, जैसे कि कारखानों की लूम्स, वो जो मशीनें होती हैं जो वो ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं और उसको नहीं निकाला जाता है क्योंकि हम बिज़नेस सेट करने की इरादे से ही उसको वहाँ पर सेट करते हैं, तो वो वहाँ पर अचल संपत्ति की श्रेणी में आ जाएगी। और अचल संपत्ति की श्रेणी में आई तो फिर भूनिविष्ट वस्तुएं कहलाएगी और थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ में वो चली जाएगी। इसको समझाने के लिए एक और आखिरी एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, जैसे कि पत्थर है या ईंटें हैं या सीमेंट है। अगर हमारा उद्देश्य होता है कि हम किसी दीवार को बनाना चाहते हैं, मकान की दीवार बनाना चाहते हैं, तो हम ईंटों को, सीमेंट को एक दूसरे से सटा के, मतलब ईंटों के बीच में सीमेंट का बालू वगैरह का मसाला भर के हम उसको एक के ऊपर एक सेट करते चले जाते हैं। और दीवार बनाने के पीछे मेरा ये उद्देश्य होता है कि हम फिर इसे कभी तोड़ेंगे नहीं, कभी हटाएंगे नहीं। तो वो जैसे ही वहाँ पे ईंटों की दीवार खड़ी हो गई तो वो अचल संपत्ति में चली जाएगी। और अचल संपत्ति यहाँ कहने का मतलब है वो भूनिविष्ट वस्तुएं कहलाने लगेंगी। लेकिन इसके उल्टे में अगर हम एक और इसी के साथ इसको समझने की कोशिश करें कि अगर हम कहीं पर दीवार बनाने के ही उद्देश्य से ईंटों का ढेर लगा के रख देते हैं, बालू का ढेर लगा के रख देते हैं, तो वो जहाँ पड़ा हुआ ढेर लगा हुआ तो वो वहाँ पर अचल संपत्ति नहीं हो जाएगी। हालांकि उद्देश्य मेरा वहाँ पर भी दीवार बनाने का ही है, लेकिन हमने उसको वहाँ पर उस तरीके से सेट नहीं किया है कि वो वहाँ पर धरती का एक हिस्सा हो गई है। वो बस ला के हमने एक जगह रख दी है कि हम जब उसको बनाना चाहेंगे तब उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगर ढेर लगाने का मतलब ये नहीं है कि हमने ज़मीन में बिखरा पड़ा वो छोड़ दिया, हमने ईंटों को एक के ऊपर एक करके सेट करके रख दिया, लेकिन हमने इसलिए सेट किया कि कल को जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसको वहाँ से हटा देंगे। तो जब हम वहाँ से हटा ही देंगे तो वो चल संपत्ति हो जाएगी ना, अचल संपत्ति तो वो रही नहीं। लेकिन जब हम इस इंटेंशन के साथ उसमें बीच में बालू, छर्री, सीमेंट का मसाला लगा करके हम एक के ऊपर एक अगर ईंटों को जोड़ते चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर वो दीवार खड़ी होती है, और दीवार खड़ी होती है तो भूनिविष्ट वस्तु कहलाती है। भूनिविष्ट वस्तु आई तो अचल संपत्ति आ गई। और यहाँ पर उद्देश्य जो हम कह रहे हैं, जिसको मैं अभी बोल रही थी कि इंटेंशन, वैसे उद्देश्य और इंटेंशन अलग अलग होता है, लेकिन उद्देश्य और इंटेंशन को समझने के लिए फिर हमें आईपीसी में जाना होगा। लेकिन यहाँ पर करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हम दीवार क्यों बनाते हैं, हम क्यों किसी चीज़ को जोड़ते हैं या ज़मीन में धंसाते हैं, उसको करने के पीछे मेरा उद्देश्य या फिर इंटेंशन कह लीजिए, आशय क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तथ्य का प्रश्न है। अब तथ्य का प्रश्न क्या होता है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स क्या होते हैं, ये अगर आप लोग को नहीं पता है तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइएगा, ताकि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं और आप लोग को समझा सकूं कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ होता क्या है। और आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, आप लोग को ठीक लगे तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले लेक्चर में मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बाय बाय।